बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। व्हाट इज़ एलएलएम की सीरीज़ के सेशन नंबर 27 के अंदर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। पिछले सेशन के अंदर हमने प्रॉम्प्ट के अंदर चेन ऑफ थॉट को एक्सप्लोर कर लिया था, जिसके ज़रिए एलएलएम रीजनिंग प्रोसेस यानी थॉट का प्रोसेस कर सकता है। यहाँ पर जवाब देने से पहले एलएलएम ने रीजनिंग भी की है और यही रीजनिंग प्रोसेस हमारे पास जुपिटर नोटबुक के अंदर भी है। यहाँ पर एलएलएम का जो आंसर है वो 9 है, लेकिन इससे पहले एलएलएम ने रीजनिंग का प्रोसेस किया है जो हमारे सामने है। द कैफेटेरिया स्टार्टेड विद 23 एप्पल्स, दे यूज्ड 20 एप्पल्स फॉर लंच, सो दे हैड 23 माइनस 20 is equal to 3 apples left. After buying 6 more apples, they now have 3 plus 6 is equal to 9 apples. और उसके बाद एक्चुअल आंसर है द आंसर इज 9। यानी मॉडल ने आंसर करने से पहले रीजनिंग का प्रोसेस मुकम्मल किया है। अगरचे चेन ऑफ थॉट को इस्तेमाल करके हम जनरेटिव मॉडल की आउटपुट को इन्हेंस कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें एक या एक से ज़्यादा एग्जांपल्स की ज़रूरत है जो हमने प्रॉम्प्ट के अंदर देनी है ताकि एलएलएम रीजनिंग का प्रोसेस कर सके। लेकिन मुमकिन है कि यूज़र के पास ये एग्जांपल्स मौजूद ना हों, तो उस सूरत में बजाय ये कि हम मॉडल को एग्जांपल्स दें, उसके बजाय सिंपली हम जनरेटिव मॉडल को कह सकते हैं कि वो रीजनिंग प्रोवाइड करे। इसको ज़ीरो शॉट चेन ऑफ थॉट कहा जाता है। इसके बहुत सारे तरीके हैं जो काम कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे आम और इफ़ेक्टिव तरीका है वो ये है कि हम प्रॉम्प्ट के अंदर एक सेंटेंस इस्तेमाल करें जो इस तस्वीर के अंदर दिखाया गया है। लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप, जिसको प्राइम रीजनिंग से ज़ाहिर किया गया है। यहाँ पर हमने एग्जांपल्स नहीं लिए हैं, लेकिन सेम रीजनिंग बिहेवियर हमने अचीव कर लिया है। जब एलएलएम रीजनिंग का प्रोसेस करता है तो इस दौरान जो वो इंफॉर्मेशन जनरेट करता है, उसी इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके वो फाइनल आंसर जनरेट करता है। अब यहाँ पे जो सेंटेंस मैंने लिखा है, लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप, इसने काम तो कर दिया है, लेकिन यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है कि आपने लाजमी तौर पर इस सेंटेंस को इस्तेमाल करना है। इसके मुतबादिल कोई और सेंटेंस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर लेट्स वर्क थ्रू दिस प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप, या दूसरा ऑप्शन है टेक ए डीप ब्रीथ एंड थिंक स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर सेल्फ कंसिस्टेंसी को समझना भी बहुत ज़रूरी है। हम सेम प्रॉम्प्ट को मल्टीपल टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारे रिजल्ट्स डिफरेंट भी हो सकते हैं अगर हमने कुछ क्रिएटिविटी को अलाउ किया हुआ है। क्रिएटिविटी या रैंडमनेस को हम अलाउ करते हैं मुख्तलिफ पैरामीटर्स के ज़रिए, जिस तरह टेम्परेचर है या टॉप पी है। इसके नतीजे में हमारी आउटपुट इम्प्रूव भी हो सकती है या डिग्रेड भी हो सकती है। ये टोकन की रैंडम सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, या इसको आप हमारी किस्मत भी कह सकते हैं। हो सकता है मॉडल का आउटपुट इम्प्रूव हो, लेकिन डिग्रेड भी हो सकता है। अगर हमें कुछ हद तक रैंडमनेस या क्रिएटिविटी भी चाहिए और हम मॉडल की परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम सेल्फ कंसिस्टेंसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तरीका जनरेटिव मॉडल से एक ही सवाल बार बार करता है, यानी एक ही प्रॉम्प्ट बार बार उसको देता है, और मॉडल जो जवाब ज़्यादा दफ़ा जनरेट करता है उसको फाइनल आंसर के तौर पर कंसिडर कर लेता है। फ़र्ज़ कर लें कि एक प्रॉम्प्ट 10 दफ़ा लैंग्वेज मॉडल के पास गया, 7 दफ़ा एक तरह का रिस्पांस आता है और 3 दफ़ा मुख्तलिफ रिस्पांस आता है, तो सेल्फ कंसिस्टेंसी मेजॉरिटी रिजल्ट को फाइनल आंसर कंसिडर करेगा। हर जवाब को डिफरेंट टेम्परेचर और टॉप पी वैल्यूज़ के साथ इफेक्टेड किया जा सकता है ताकि हम सैम्पलिंग की डाइवर्सिटी को इंक्रीज़ कर सकें। ये प्रोसेस इस तस्वीर के अंदर दिखाया गया है। इसको मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए इसके अंदर हम चेन ऑफ थॉट को भी ऐड कर सकते हैं ताकि हमारी रीजनिंग इम्प्रूव हो जाए, लेकिन फाइनल आंसर वोटिंग के ज़रिए ही चूज़ किया जाएगा। अब यहाँ पर सेम प्रॉम्प्ट 3 दफ़ा एलएलएम के पास गया है, 3 दफ़ा रीजनिंग हुई है, 2 दफ़ा आंसर 11 है और 1 दफ़ा 6 है, तो फाइनल आंसर 11 ही चूज़ किया जाएगा। यानी यहाँ पर मेजॉरिटी वोटिंग हो रही है।
लेकिन इसमें हमें एलएलएम से एक ही सवाल मल्टीपल टाइम पूछना पड़ता है, तो इसका रिस्पांस स्लो हो जाता है। यानी परफॉर्मेंस तो इम्प्रूव हो जाती है लेकिन रिस्पांस स्लो हो जाता है। जितनी ज़्यादा दफ़ा हम सवाल करेंगे रिस्पांस उतना ज़्यादा स्लो होगा। यहाँ पर हमारे पास 3 सैंपल है, लेकिन अगर सैंपल 5 होंगे तो रिस्पांस भी 5 टाइम्स स्लो होगा। इसके बाद अगली एग्जांपल ट्री ऑफ थॉट की है। जब हम चेन ऑफ थॉट और सेल्फ कंसिस्टेंसी को इस्तेमाल कर लेते हैं तो हम काफ़ी कम्प्लेक्स रीजनिंग कर सकते हैं। मल्टीपल थॉट्स की सैम्पलिंग का मकसद भी ये है कि हम जनरेटिव मॉडल की आउटपुट को इम्प्रूव कर सकें। लेकिन फिर भी इन टेक्निक्स को बेसिक टेक्निक्स कहा जा सकता है, क्योंकि आजकल जो कम्प्लेक्स रीजनिंग को मिमिक किया जा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है। जो टेक्निक्स हमने इस्तेमाल की हैं इनको हम ट्री ऑफ थॉट के ज़रिए इम्प्रूव कर सकते हैं। ट्री ऑफ थॉट के ज़रिए हम डिफरेंट आइडियाज़ को इन डेप्थ एक्सप्लोर कर सकते हैं। ट्री ऑफ थॉट के काम करने का तरीका इस तस्वीर के अंदर दिखाया गया है। जब हमारे सामने कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है या ऐसा मुश्किल सवाल आता है जिसके लिए हमें मल्टीपल रीजनिंग स्टेप्स की ज़रूरत है, तो अमूमन उसको छोटे पीसेस के अंदर ब्रेक डाउन करना फ़ायदेमंद होता है। जनरेटिव मॉडल हर स्टेप के लिए डिफरेंट सॉल्यूशंस एक्सप्लोर करता है, वर्ड्स के ज़रिए बेस्ट सॉल्यूशन सेलेक्ट होता है और फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। ये चूँकि एक ट्री की तरह का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर डिफरेंट ब्रांचेस हैं, इस वजह से जनरेटिव मॉडल इंटरमीडिएट थॉट्स को जनरेट कर सकता है। उनको रेट किया जाता है, यहाँ पर हाईएस्ट रेटेड को चूज़ कर लिया जाता है और लोएस्ट को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। और ये तरीका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ख़ास तौर पर जब हमारे पास मल्टीपल पाथ्स मौजूद हों, जब हम क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ स्टोरी लिखना चाहें। लेकिन इस मेथड का एक डिसएडवांटेज भी है, हमें जनरेटिव मॉडल को बहुत दफ़ा कॉल करना पड़ता है, तो जितनी ज़्यादा कॉल्स होंगी हमारी एप्लीकेशन भी उतनी ज़्यादा स्लो हो जाएगी। लेकिन खुशकिस्मती से हमारे पास एक तरीका मौजूद है जिसको इस्तेमाल करके हम ट्री ऑफ थॉट फ्रेमवर्क को एक सिंगल प्रॉम्प्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी अब हमें जनरेटिव मॉडल को बार बार कॉल नहीं करना पड़ेगा, हम उसको सिर्फ एक ही प्रॉम्प्ट देंगे। लेकिन इस प्रॉम्प्ट के अंदर हम जनरेटिव मॉडल को इसी बिहेवियर को मिमिक करने का कहते हैं। जिस तरह एक से ज़्यादा एक्सपर्ट मौजूद हों, वो एक क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करें उस वक़्त तक जब तक वो कंसेंसस पर पहुंच नहीं जाते। इसकी एग्जांपल भी इस कोड के अंदर मौजूद है। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको इसकी बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। इमेजिन 3 डिफरेंट एक्सपर्ट्स आर आंसरिंग दिस क्वेश्चन। All experts will write down one step of their thinking, then share it with the group. Then all experts will go on to the next step. If any expert realize they are wrong at any point, then they leave. आगे क्वेश्चन है। अब यहाँ पर भी हमें वही करेक्ट आंसर मिला है, लेकिन यहाँ पर पहले एक्सपर्ट्स के दरमियान डिस्कशन हुई है। तो ये जो मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स के दरमियान डिस्कशन हमने करवाई है, ये वो क्रिएटिविटी है जो हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ज़रिए कर सकते हैं। अगले सेशन के अंदर इंशाअल्लाह हम आउटपुट की वेरिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।